एक एविएशन इंजीनियर की जिंदगी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला पल कौन सा होता है? वो पल जब मेंटेनेंस के बाद एक एयरक्राफ्ट को वापस आसमान में भेजने की इजाजत दी जाती है। यही वो लम्हा है जब सारी मेहनत, सारी जांच एक दस्तावेज पर आकर टिक जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, या जिसे हम CRS कहते हैं। आज हम इसी सुनहरे नियम को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में सबसे जरूरी एक्शन, सबसे अहम काम क्या है? क्या वो किसी इंजन का पार्ट बदलना है या लैंडिंग गियर की मरम्मत करना? शायद जो सोचा जा रहा है वो इसका जवाब नहीं है। सबसे जरूरी एक्शन असल में यह है, आपका सिग्नेचर। टेक लॉग में सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस पर किया गया एक दस्तखत। यह सिर्फ स्याही नहीं है, ये एक वादा है, एक कानूनी घोषणा है कि मेंटेनेंस का काम सही और सुरक्षित तरीके से पूरा हो गया है। तो इस वादे के पीछे का वो सुनहरा नियम आखिर है क्या? वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो हर रिलीज टू सर्विस को कंट्रोल करते हैं? देखिए, हर CRS 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। इसे जारी करने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि पहली बात, जो भी काम ऑर्डर किया गया था वो पूरा हो चुका है। दूसरी, उस काम को अप्रूव्ड डेटा और प्रोसीजर के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया गया है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कोई भी ऐसी नॉन कंप्लायंस नहीं बची है जो उड़ान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हो। यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी बात समझनी होगी। जब CRS पर साइन किया जाता है तो ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि जो मेंटेनेंस का काम दिया गया था वो सही से पूरा हो गया है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए 100% फिट है। एयरक्राफ्ट की ओवरऑल एयरवर्दीनेस यानी उसकी उड़ान योग्यता को सुनिश्चित करना हमेशा कैमो यानी कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑपरेटर की ही जिम्मेदारी होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी इस पर साइन कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। CRS पर साइन करने के लिए एक कानूनी अधिकार चाहिए होता है और यह अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। इस अथॉरिटी मैट्रिक्स को जरा देखिए। यह एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर आते हैं पार्ट 145 या पार्ट M अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ, जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। उनके नीचे आते हैं लाइसेंस्ड इंजीनियर्स और सबसे आखिर में आते हैं पायलट मालिक। जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे की तरफ जाते हैं, सर्टिफाई करने का दायरा और अधिकार भी कम होता जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक पार्ट 66 लाइसेंस्ड इंजीनियर जो रोजमर्रा के स्टैंडर्ड काम होते हैं उन्हें सर्टिफाई कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस टास्क जैसे कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिपेयर उसे सर्टिफाई करने की इजाजत नहीं होती। दूसरी तरफ एक पायलट मालिक को MA 803 के तहत सिर्फ बहुत ही लिमिटेड और खास तौर पर बताए गए मेंटेनेंस काम को ही सर्टिफाई करने का अधिकार है। दोनों के अधिकारों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। रोज के काम में एक रूटीन CRS को सही तरीके से भरने और जारी करने का आखिर प्रोसेस क्या है? तो पेन उठाने से पहले हमेशा अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछने हैं। क्या सारा काम पूरा हो गया है? क्या इसे सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है? और सबसे जरूरी, क्या कोई भी ऐसी चीज है जो उड़ान को असुरक्षित बना सकती है? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तभी आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड CRS फॉर्म का खाका है। हर एक खाने का, हर एक ब्लॉक का अपना मतलब है। वर्क डिटेल्स में काम का ब्यौरा होता है। कंप्लीशन डेट्स में तारीख, लिमिटेशंस में कोई भी अधूरी बात या सीमाएं लिखी जाती हैं। और आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी ब्लॉक, जिसमें नाम, लाइसेंस नंबर और दस्तखत होते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। अब सोचिए, जब कोई बड़ा मेंटेनेंस होता है जैसे कि एक हैवी सी चेक, तो हर छोटी बड़ी जानकारी को CRS पर लिखना तो मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक यूनिक वर्क पैक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर उस मोटी फाइन से जुड़ा होता है जिसमें मेंटेनेंस का पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है। यही ट्रेसेबिलिटी भविष्य में होने वाली किसी भी जांच के लिए या उस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री को समझने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। लेकिन हम सब जानते हैं, हैंगर में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सीधे सीधे रिलीज नहीं दी जा सकती। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? जरा सोचिए, मेंटेनेंस की डेडलाइन सिर पर है और कुछ काम अभी भी अधूरा है। अब क्या करें? ये एक बहुत ही आम और मुश्किल सिचुएशन है। और इस मुश्किल सवाल का जवाब देता है ये फ्लो चार्ट।
जब भी मेंटेनेंस अधूरा रहे तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये अधूरा काम उड़ान की सुरक्षा को खतरे में डालता है? अगर जवाब हाँ है तो बात वहीं खत्म, कोई सीआरएस जारी नहीं होगा, एयरक्राफ्ट जमीन पर ही रहेगा। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। अधूरे काम की डिटेल रिकॉर्ड करें, कैमो या मालिक को इन्फॉर्म करें और काम को टालने के लिए उनकी सहमति लें। इसके बाद ही लिमिटेशंस के साथ एक लिमिटेड सीआरएस जारी किया जा सकता है। एक और मुश्किल सिचुएशन है एओजी यानी एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। जब एयरक्राफ्ट किसी ऐसी जगह पे फंस जाए जहां कोई अप्रूव्ड मेंटेनेंस की सुविधा ना हो, तो ऐसी इमरजेंसी में मालिक किसी लायक व्यक्ति को मेंटेनेंस के लिए ऑथराइज तो कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। उस मेंटेनेंस को अगले 7 दिनों के अंदर यानी 8वें दिन तक किसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा चेक और सर्टिफाई करवाना ही होगा। चलिए, अब तक हम पूरे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे, अब जरा अपना ध्यान उसके अलग अलग पुर्जों यानी कंपोनेंट्स पर लाते हैं। जब किसी कंपोनेंट को एयरक्राफ्ट से निकालकर मेंटेन किया जाता है तो उसकी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अलग होती है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन होता है टेक लॉग में, और वो उड़ान से ठीक पहले दिया जाता है। लेकिन कंपोनेंट के लिए कहानी अलग है। उसके लिए इस्तेमाल होता है CA फॉर्म 1, जिसे ऑथराइज्ड रिलीज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये फॉर्म उस कंपोनेंट के साथ साथ चलता है और उसकी ट्रेसेबिलिटी और इंस्टॉलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी CA फॉर्म 1 भरें तो ब्लॉक 12 यानी रिमार्क्स वाला सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए ये उस कंपोनेंट की पूरी जन्म कुंडली है। इसमें इस्तेमाल हुआ मेंटेनेंस डेटा, कौन से एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स ADs या सर्विस बुलेटिन्स SBs फॉलो हुए, क्या कोई रिपेयर या मॉडिफिकेशन किया गया और लाइफ लिमिटेड पार्ट्स का क्या स्टेटस है, ये सारी जानकारी दर्ज करनी होती है। अब यहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। AOG की एक और खास सिचुएशन को समझिए। अगर एयरक्राफ्ट अपने मेन बेस से दूर है और सही सर्टिफिकेट वाला कोई कंपोनेंट मिल नहीं रहा, तो एक ऐसे कंपोनेंट को टेम्परेरी तौर पर लगाया जा सकता है जिसके पास पूरी तरह से सही रिलीज सर्टिफिकेट ना हो। लेकिन इस पर एक सख्त समय सीमा है, ज्यादा से ज्यादा 30 फ्लाइट आवर्स या जब तक एयरक्राफ्ट मेन बेस पर वापस ना आ जाए, जो भी पहले हो। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली। अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें, वो बातें जो एक सीनियर होने के नाते हमेशा याद रखने को कही जाती हैं। ये 4 चीजें रेड लाइन हैं, इन्हें कभी किसी भी हालत में पार नहीं करना है। अगर एयरक्राफ्ट के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई दरार या खराबी है, बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक या फ्यूल लीक हो रहा है, कोई इमरजेंसी सिस्टम फेल हो गया है या कोई एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव AD ओवरड्यू है, तो CRS किसी भी कीमत पर जारी नहीं किया जाएगा। उड़ान सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और ये है वो बयान, वो कानूनी घोषणा जो हर दस्तखत के साथ की जाती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी वादा है कि जिम्मेदारी पूरी की गई है और हमारी जानकारी के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट सर्विस में वापस जाने के लिए तैयार है। तो आखिर में सारी बात इसी सवाल पर आकर रुकती है। हर दस्तखत एक वादा है, सुरक्षा का, अपनी